देखिए बच्चों, यह आपका वीडियो गद्या यानी कि व्याख्या है। भारतीय संस्कृति की व्याख्या जो हम आपको बोले थे कि इसमें व्याख्या बताएंगे, ताकि आपको जो प्रश्न पूछा जाता है, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैं आपको शायद मैं बता भी चुकी हूँ आप लोगों को। तो इसमें भी मैं पहले वाले गद्यांश का पढ़ा के पहले प्रश्न बता दूंगी कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद मैं आप लोगों को और सब गद्यांश पढ़ाऊँगी। तो देख लीजिए पहला गद्यांश। अगर असम की पहाड़ियों से वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी। जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न नहीं किया जाता हो, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में पाया न जाता हो, कोई ऐसा वृक्ष नहीं जो जाता हो, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर है जो यहाँ फैले हुए जंगलों में न मिले। यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि आब हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो उसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांत के लोग हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग शब्दार्थ समझ लीजिए, जिसका आप लोगों को नहीं आता है उसका। सबसे पहले देखिए तप्त भूमि, इसका तपती हुई भूमि या फिर जलती हुई भूमि। और यहाँ पर देखिए भूगर्भ आप लोग देख रहे हैं। भूगर्भ यानी पृथ्वी का भीतरी भाग। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आब हवा यानी वातावरण। अब आइए इसका व्याख्या देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको प्रश्न बताएंगे। इसमें देखिए लेखक कहता है कि भारतीय विविधता में भी एकता वाला देश है। जितनी प्राकृतिक विविधताएं भारत में देखने को मिलती हैं, उतनी किसी अन्य प्रांत या देश में नहीं मिलती हैं। यदि असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक की वर्षा वाले क्षेत्र हैं, असम की पहाड़ी में देखिए बताया नहीं कि अगर असम की पहाड़ियों में 300 इंच वर्षा वाला देश है, तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी आपको देखने को मिलेगी, यानी उतनी किसी अन्य देश में नहीं है। भारत में यदि असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक की वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में 2-4 इंच वर्षा वाले क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दूसरी तरफ राजस्थान के जैसलमेर में 2-4 इंच वर्षा वाले क्षेत्र भी नहीं है। यहाँ एक और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र बताए जा रहे हैं, तो एक और जलती हुई तप्त भूमि के बारे में बताया जा रहा है, जहाँ पर असम की जलवायु अत्यधिक आर्द्र है, तो उसके विपरीत में जैसलमेर का एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म है। विश्व में व्याप्त कोई ऐसा अन्न अथवा फल नहीं है। इसमें यह भी बताया जा रहा है ना, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके, तो इसके लिए बताया गया है कि कोई ऐसा फल या अन्न नहीं है जो यहाँ पैदा नहीं होता है, अर्थात जिसे यहाँ की जलवायु और मृदा पैदा नहीं की सके, क्योंकि यहाँ विश्व में पाई जाने वाली सभी प्रकार की जलवायु विद्यमान है तथा मिट्टियाँ भी लगभग सभी प्रकार की पाई जाती हैं। कुछ मात्रा में विश्व में पाए जाने वाले सभी प्रकार के खनिज भी यहाँ पृथ्वी के भीतरी भागों में व्याप्त हैं किए जा सकते हैं। यहाँ के वनों में सभी प्रकार के जानवर एवं वृक्ष भी पाए जाते हैं। ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो यहाँ नहीं पाया जाता हो। लेखक आगे कहता है, यहाँ पर देखिए, यदि इस सिद्धांत को देखना चाहते हैं, लेखक आगे कहता है कि किसी व्यक्ति को यदि विविधता में एकता के सिद्धांत को देखना है कि जलवायु अथवा प्राकृतिक विविधता का प्रभाव किसी व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर कितनी अधिक प्रबलता के साथ पड़ता है, तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत है। यानी भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रांत का खान पान से लेकर रहन सहन, वेशभूषा सभी भिन्न भिन्न है, सभी अलग अलग है। तो इसलिए अगर आपको यह देखना है तो आप भारत में देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था कि हम गद्यांश 1 पढ़ाने के बाद आपको पहले
किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न क्या है, उपरोक्त जो आपने अभी पहला पढ़ा है गद्यांश, उसी से प्रश्न पूछा जा रहा है और परीक्षा में आपसे इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। आपको व्याख्या नहीं करना रहता है, व्याख्या आपको सिर्फ समझने के लिए दिया जाता है। जब आप इसका व्याख्या समझ लेंगे तो आप प्रश्नों का उत्तर आराम से दे देंगे। अगर व्याख्या नहीं आता रहेगा तो आप प्रश्न का उत्तर बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे। अब इसमें देखिए उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखिए तो संदर्भ में आप लोग लिखेंगे किस तरह। देखिए बच्चों, अभी 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद पढ़ाई बहुत नहीं रह गई है। आप लोग आराम से 95, 99, 98% ला सकते हैं। बहुत कम सिलेबस हो गया है, आप लोगों का व्याकरण भी बहुत कम हो गया है। हम बहुत जल्द आपका व्याकरण भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि व्याकरण में बहुत कुछ नहीं है। आराम से आप लोग करके सभी नंबर पा सकते हैं। यहाँ पर पहले प्रश्न का यहाँ पर आंसर देखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पर देखिए गद्य खंड ब्लैक पेन से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, इतना आप लोग ब्लू पेन से लिखेंगे, और गद्य खंड ब्लैक पेन से में संकलित भारतीय संस्कृति या फिर नीले पेन से लिख के आप अंडरलाइन कर दीजिएगा या फिर ब्लैक पेन से लिखिएगा, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, तो नीचे भी आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। उसके बाद दूसरा देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर, अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं पहले, जो रेखांकित अंश पूछा जाता है तो रेखांकित अंश, ये जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं ब्लैक पेन से दिया गया है, ये देखिए अंडरलाइन दिया गया है ये, तो यहाँ से आपका यहाँ तक लास्ट तक अंडरलाइन दिया गया है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक क्या व्याख्या बताना है कि इसमें क्या बताया गया है। तो यदि इस सिद्धांत को देखना है तो इसमें क्या भी हमने आपको बताया, देखिए इस कि इसमें किसी व्यक्ति को यदि विविधता में एकता सिद्धांत को देखना है कि जलवायु अथवा प्राकृतिक विविधता का प्रभाव किसी व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ता है, किंतु अधिक प्रबलता के साथ पड़ता है, तो उसका जीता जागता प्रमाण भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रांत का खान पान से लेकर रहन सहन तक वेशभूषा सभी अलग अलग है। तो आप इसका जो व्याख्या यहाँ पर हमने आपको बताया, यह आपको इसमें बताना है, यहाँ से आपका यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, असम और जैसलमेर की जलवायु के मध्य अंतर लिखिए। असम और जैसलमेर की जलवायु के मध्य अंतर, अभी हमने आपको इसमें देखिए हमने जो जो पढ़ाया है उसी में से प्रश्न जब भी पूछा जाएगा, जब आप पढ़े रहेंगे व्याख्या सहित, तो आपको आराम से बस देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह क्या बता रहा है। तो देखिए ध्यान से, भारत में असम की जलवायु अत्यधिक आर्द्रता से युक्त है। असम और जैसलमेर की जलवायु के मध्य अंतर बताना है। तो असम की जलवायु आर्द्रता से युक्त है, यानी ठंड से युक्त है, जबकि जैसलमेर में जलवायु अधिक गर्म होती है, बहुत अत्यधिक तपती भूमि होती है वहाँ पर। असम में जलवायु अत्यधिक आर्द्रता से युक्त है, यानी ठंड वाली है, जबकि जैसलमेर की जलवायु अत्यधिक गर्म वाली होती है, वहाँ पर तपती भूमि होती है। ठीक है, आइए अपने चौथे प्रश्न की तरफ। भारत में वर्षा के वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो वर्षा के बारे में आपको अभी बताया है, भारत में वर्षा का वितरण असमान होता है, यानी यहाँ अगर असम की पहाड़ियों में 300 इंच तक की वर्षा वाले अंतर्वृष्टि क्षेत्र हैं, तो दूसरी तरफ वहीं पर जैसलमेर में, जो राजस्थान में है, राजस्थान के जैसलमेर में 2-4 इंच वर्षा वाले अंतर्वृष्टि क्षेत्र भी हैं। तरफ राजस्थान के जैसलमेर में 2-4 इंच वर्षा वाले अनावृष्टि, यानी वहाँ बरसात नहीं होती है, ऐसे भी क्षेत्र हैं। और उसके बाद पांचवा देखिए, कोई ऐसा अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, इस कथन को समझाइए। तो इसमें क्या है, इसमें लेखक ने यह बताया है कि भारत की भूमि में यह विशिष्टता है, यानी महानता है कि विश्व में पाया जाने वाला कोई ऐसा अन्न नहीं या फल नहीं है जो यहाँ की जलवायु या मृदा यहाँ उत्पन्न न कर सके। यहाँ की जलवायु और मृदा ऐसी है कि यहाँ पर सभी प्रकार के फल अन्न पैदा किए जा सकते हैं। और छठा प्रश्न देखिए, प्राकृतिक विविधता का मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से किस प्रकार प्रभाव पड़ता है।
प्राकृतिक विविधता का, अभी हमने आपको पढ़ा है, प्राकृतिक विविधता अथवा किसी भी स्थान की जलवायु मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है। व्यक्ति के रहन सहन किस तरह से पड़ती है? व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शारीरिक विकास आदि को प्रभावित करती है। प्राकृतिक विविधता अथवा किसी अन्य स्थान की जलवायु मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और शारीरिक विकास आदि को प्रभावित करती है। 7वां प्रश्न देखिए, भारत भूमि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जितना अच्छे से आप लोग लिखेंगे इतने प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसमें देखिए बच्चों, इसमें 7-8 प्रश्न दिए गए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परीक्षा में आपसे सिर्फ 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, गद्यांश दे दिया जाएगा और 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से आपको तीनों प्रश्न के उत्तर देने होंगे। 3 प्रश्न इतने हार्ड आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर सिंपल ही पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उसका जवाब दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। चलिए 7वां प्रश्न, भारत भूमि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर प्रकाश किस तरह से डालना है? भारत भूमि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ की मृदा, कुछ जो जरूरी बातें हैं उनमें से निकालकर आपको उसमें लिखनी है। यहाँ की मृदा व जलवायु में सभी प्रकार के अन्न उत्पन्न किए जा सकते हैं, पहला हो गया। यहाँ सभी प्रकार के फलों की पैदावार होती है, दूसरा हो गया। यहाँ के भूगर्भ में सभी प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तीसरा हो गया। यहाँ सभी प्रकार के वृक्ष और जानवर पाए जाते हैं। 4 विशेषताएं आपको बता देनी है। 8वां प्रश्न देखिए, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि भारत में भिन्न भिन्न प्रांतों में बसने वाले लोग क्या प्रमाण देते हैं। भारत में भिन्न भिन्न प्रांतों में बसने वाले लोग भारत में विविधता में एकता के सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक प्रांत का खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सभी भिन्न है, जो उनके प्रांत की जलवायु व वातावरण पर आधारित होती है। चलिए चलते हैं अपने गद्यांश, दूसरे गद्यांश की तरफ। हमने आपको प्रश्न समझा दिया है। देखिए दूसरा गद्यांश, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक ऐसा देश नहीं है जो अनेक देशों का एक समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसमें लेखक देखिए क्या समझाना चाहता है कि हमारे देश में न केवल प्राकृतिक विविधताएं हैं, अपितु बल्कि धार्मिक विविधताएं भी व्याप्त हैं। विश्व के सभी धर्मों के अनुयायी यानी कि मानने वाले देश हमारे देश में व्याप्त हैं। असंख्य धर्म, संप्रदाय तथा विचारधाराएं हमारी भारतीय संस्कृति को उत्कृष्ट बनाते हैं। उसी प्रकार अनगिनत बोलियां भी हैं, जिस तरह देखिए बहुत संख्या में पाए जाते हैं, जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं है। यहाँ पर अनगिनत बोलियां हमारी संस्कृति को संपन्न करती हैं। सर्वधर्म समभाव हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का मूल मंत्र है। सभी धर्म समभाव, सबके साथ समान भाव से, यही हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल मंत्र है। हमारी संस्कृति और सभ्यता की विभिन्नताओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति, अगर कोई अपरिचित व्यक्ति ऐसा अनुभव करे, आभास करे कि भारत एक देश न होकर विभिन्न देशों का समूह है, इसी प्रकार भारत एक जात या धर्म न होकर अनेक जातियों और धर्मों का समूह है, जिसे अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को गहराई से देखते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति अनेकानेक संस्कृतियों का समावेश है। भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाती है। इस तरह से भारतीय संस्कृति और भी गौरववान हो जाती है। तो यह कहना बिल्कुल भी आश्चर्यचकित वाला नहीं रहेगा अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कहता है कि यह अनेक जातियों का समूह है, अनेक धर्मों का समूह है, अनेक देशों का समूह है। यह कोई भी कह सकता है अगर कोई अपरिचित व्यक्ति यहाँ पर भारत में भ्रमण करने आता है तो। चलिए हम चलते हैं अपने हमारा दूसरा गद्यांश हो गया, तीसरे गद्यांश की तरफ चलते हैं। तीसरा गद्यांश देखिए, पर विचार करके देखा जाए तो इन विभिन्नताओं की तह में एक ऐसी समता और एक
विविधता फैली हुई जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी तरह पिरो लेती है और पिरो कर एक सुंदर समूह बना देती है। जैसे रेशमी धागा भिन्न भिन्न प्रकार की और विभिन्न रंग की सुंदर मड़ियों अथवा फूलों को पिरो कर एक सुंदर हार तैयार कर देता है, जिसकी प्रत्येक मड़ी या फूल दूसरों से न तो अलग है और न हो सकती है, और केवल अपनी ही सुंदरता से लोगों को मोहता नहीं है, बल्कि दूसरों की सुंदरता से वह स्वयं सुशोभित होता है और इसी तरह अपनी सुंदरता से दूसरों को सुशोभित करता है। यहाँ पर देखिए लेखक क्या कहता है। तीसरे गद्यांश में लेखक कहता है कि यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ देखिए तह जड़, तह का अर्थ होता है जड़, और समता का अर्थ होता है, यहाँ पर देखिए समता का अर्थ है समानता, मोहता का अर्थ है आकर्षित करना यानी मोह लेना, और सुशोभित का अर्थ होता है यहाँ पर देखिए अच्छी तरह सजाया हुआ। तो उसके बाद आप व्याख्या देख लीजिए। इसमें लेखक कहता है कि भारत की संस्कृति में अनेक रूपों में विविधता व्याप्त है। इन विविधताओं और विभिन्नताओं का आधार जाति, धर्म, भाषा आदि है। हमारे देश में अनेक भाषा बोलने वाले तथा भिन्न भिन्न जातियों व धर्म के लोग निवास करते हैं। ये सभी विविधताएं अनेक भाषा बोलने वाले अनेक भिन्न भिन्न जातियों एवं धर्म के लोग निवास करते हैं। ये सभी विविधताएं हमारी दृष्टि से देखने पर प्रतीत अवश्य होती हैं, परंतु जब गहनता से देखा जाए यानी ध्यान से देखा जाए तो इन सभी में एक अद्भुत एकता और समानता देखने को मिलती है। जिस प्रकार से मोतियों, लेखक ने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर देखिए, जो अन्य विभिन्नताओं को ठीक उसी प्रकार पिरोती है, तो जिस प्रकार से इन सभी में जिस प्रकार से मोतियों और रंग बिरंगे फूलों की रेशमी धागा एक हार या माला के रूप में जोड़े रखता है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति भी अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं की विभिन्नताओं को समन्वित किए रखती है। लेखक कहता है कि इस हार की प्रत्येक मणि या फूल अन्य मणि या फूलों से बाहरी दृष्टिकोण से भिन्न प्रतीत हो सकते हैं यानी अलग लग सकते हैं, परंतु वास्तव में यह भिन्न न होकर अभिन्न होते हैं। ये हार अपनी सुंदरता से ही दूसरों को प्रलोभित नहीं करते, बल्कि दूसरों की सौंदर्य से स्वयं सुशोभित होते हैं, यानी दूसरों की सजने से खुद सुंदर लगते हैं। अर्थात जिस प्रकार माला या हार के फूल अपनी सुंदरता से दूसरों को आकर्षित नहीं करते हैं, अपितु दूसरों के गले में डालने के बाद उनको सुशोभित करते हैं, इसी प्रकार भारत के देश की भाषाई, धार्मिक, जातिगत आदि विभिन्नताओं स्वयं के साथ साथ हमारे देश को भी शोभामान बनाती है। यही विशेषता भारत की संस्कृति में विविधता में एकता के पक्ष को उजागर करती है। यही विशेषता भारत को एकता के रूप में प्रकट करती है। हम इस भाग में हमने आपको बताया था, सारांश जो पढ़ाया है तो उसमें हमने बताया कि हम आपको 16 इसमें गद्यांश हैं, जिनमें से हम आपको 4-4 करके पढ़ाएंगे, 4 भाग में पढ़ाएंगे, ताकि आप लोग पहले इसको समझ लीजिए 4 गद्यांश, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है। यह केवल एक काव्य की भावना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक सत्य है जो हजारों वर्षों से अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। अनेकानेक जलप्रपातों और प्रवाहों का संगम स्थल बनकर एक प्रकांड और प्रगाढ़ समुद्र के रूप में भारत में व्याप्त है, जिसे भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और जल, फल, फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहा है, जो उद्गम और संगम में एक ही हो जाता है। तो आइए इसका व्याख्या जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ जानेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम शब्दार्थ जानेंगे। क्या जानेंगे? शब्दार्थ। तो आइए देख लेते हैं। काव्य यानी कविता, ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक का अर्थ होता है इतिहास से संबंध रखने वाला, और यहाँ पर अस्तित्व यानी पहचान या फिर सत्ता, और जलप्रपात यानी झरना,
और संगम स्थल मिलने का स्थान, जहाँ पर मिला जाता है उसका स्थान। प्रकांड, प्रकांड का अर्थ होता है बहुत बड़ा। प्रगाढ़, गहरा, बहुत बड़ा या गहरा, ठीक है। और उद्गम, निकलने का स्थान। तो आइए अब इसका व्याख्या जानते हैं। यहाँ पर देखिए, लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति की समानता पुष्पों की माला से करना कोई कवि की कल्पना न होकर यथार्थ है। यानी यह सत्यता है कि लेखक कहता है कि भारतीय संस्कृति की समानता पुष्पों की माला से करना कोई कवि की कल्पना न होकर यथार्थ है, यानी कोई कवि की सोच न होकर सत्यता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है, यह पुराना सत्य है, इतिहास से संबंधित रखता है। यह सत्यता है जो हजारों वर्षों तथा युगों युगों से अलग अलग रूप में देखा जा सकता है, अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। जिस प्रकार विभिन्न नदियों का जलप्रपातों का प्रवाह क्षेत्र एवं उद्गम स्थल की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, परंतु उनका जल दूर दूर से आकर समुद्र में समाकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार भारत देश में भी विभिन्न विचारधाराओं, धर्मों, जातियों के लोग नदी व झरने की भांति हजारों वर्षों से आकर मिले हैं, जिससे एक विस्तृत समुद्र के समान ही गहन भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। इन अलग अलग नदियों के उद्गम भिन्न भिन्न हो सकते हैं और हो रहे हैं। इनकी धाराएं भी अलग अलग बही हैं और प्रदेश के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न और फल फूल पैदा करती हैं, पर सब में एक ही शुद्ध, सुंदर, स्वस्थ और शीतल जल बहता रहता है, जो उद्गम संगम में एक ही हो जाता है। तो उसके बाद देखिए क्या है कि जिस प्रकार नदी में बहने वाला जल शीतल एवं स्वच्छ होता है, उसी प्रकार देश में विद्यमान विचारधाराओं में अहिंसा व प्रेम दोनों निहित होते हैं। लेखक अपने विचार को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक नदी का उद्गम स्थल भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक नदी अलग अलग बहती है, उसका प्रवाह मार्ग भी एक दूसरे से अलग अलग होता है और प्रत्येक नदी के तट की भूमि में प्रदेश की जलवायु और मिट्टी के अनुरूप भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार होती है। यहाँ देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के फसलों की पैदावार होती है, परंतु इन सभी में अलग अलग नदियों का पानी, यानी भिन्न भिन्न नदियों का पानी जो समुद्र में एक साथ मिलकर विभिन्नता में एकता का रूप धारण करता है। समुद्र में मिलकर सभी, चाहे गंगा का हो, चाहे जमुना का हो, चाहे सरस्वती का हो, सब संगम में मिलकर एक हो जाते हैं। जो समुद्र में देखिए एक साथ मिलकर विभिन्नता में एकता का रूप धारण कर लेता है, जिसके पश्चात यानी जिसके बाद बादल के रूप में भी एक जैसा ही बरसता है। जिस प्रकार नदियों का जल अपने उद्गम और संगम पर एक रूप हो जाता है, यानी जब मिलन होता है सभी नदियों का तो वहां पर संगम बन जाता है, और उसी प्रकार विभिन्न स्थानों से आई संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में एकाकार होकर मिलकर सुखद अनुभव करती हैं, अर्थात बाहर से दिखने वाली विभिन्नताएं वास्तव में भिन्न होकर एक साम्य है। जो भी बाहर से रीतियां, संस्कृतियां भारतीय जो भी आई हैं वह हमारे भारत में आकर भारत की ही हो गई हैं, तो इसे ही एक साम्य कहते हैं, यानी समन्वय भावना कहते हैं, सब मिलकर एक हो गई हैं। चलिए हमारा 4 गद्यांश पूरा हो गया है। अब हम आपको 4 भाग में इसको देंगे। सबसे पहले आप लोग 4 पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे का भी देंगे हम, और ध्यान से पढ़िए बच्चों, बहुत जल्द तैयारी करिए। हम व्याकरण भी पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं।